सो स्टार्टिंग विद द कंटेंट ऑफ द चैप्टर, सबसे पहले आता है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज इट्स डेफिनेशन. नेक्स्ट उसके बाद अपन देखेंगे इसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप. उसके बाद राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं. उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होता है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्या होता है. व्हाट आर द प्रोविजंस अफेक्टिंग पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाई है, तो उसके बिहाफ में क्या क्या प्रोविजंस लगेंगे. व्हाट टू डू विद द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो उसके साथ अपने को क्या करना है. एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिटेल में देखते हैं बाद में, अभी इस पे नहीं आता मैं. नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड. पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है. पिछले साल अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, और इस साल अपन देखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है अंडर टू मेथड्स, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड. उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस हैं चैप्टर में, दैट इज salary or commission to partners, interest on partners drawing, interest on partners capital, adjustment of incorrect appropriation of profits in the past, that is past adjustment, and guarantee of profit. फाइन, तो ये कुछ कंटेंट है जो अपन इंस्टॉलमेंट में देखेंगे, मतलब पार्ट्स में देखेंगे. ये वीडियो, ये जो चैप्टर है ये पार्ट्स में होगा, रेदर पूरा एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा. फाइन, तो नेक्स्ट अपन चालू करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. नाउ अगर मैं मीनिंग और डेफिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले पार्टनरशिप होता क्या है. पार्टनरशिप इज समथिंग जब दो या दो से ज्यादा लोग बेसिकली साथ मिलके अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं फॉर अ मोटिव टू शेयर प्रॉफिट, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप. ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बिजनेस कर रहे हैं किस मोटिव के लिए, प्रॉफिट्स कमाने के लिए, तो उसको अपन पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं. ठीक, फाइन. अगर मैं डेफिनेशन में आऊं तो डेफिनेशन ये बोलती है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. नाउ ये डेफिनेशन को मैं थोड़ा सी ऑल्टर करता हूं और मैं आप लोगों को एक दूसरी डेफिनेशन लिखाता हूं जो कि ज़्यादा बेटर है. ठीक, तो ये डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. फाइन. पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द लॉफुल बिजनेस दैट कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. फाइन, ये जो डेफिनेशन है ये मैं क्यों लिखाया हूँ, ये मैं जब आगे आऊँगा कुछ कंटेंट में तब मैं आपको बताऊँगा कि इससे आपको क्या हेल्प होगी. फाइन, ठीक है. चलिए, तो अगर मैं इसको इलैबोरेट करूँ डेफिनेशन को, तो नाउ व्हाट इज डेफिनेशन मीन्स. सो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन. पार्टनरशिप क्या है, बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है किसके किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में. नाउ क्या एग्रीमेंट रिटर्न होना ज़रूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं. कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट जो हो वो आपका रिटर्न फॉर्म में हो. इट कैन बी ओरल और इट कैन बी इन रिटर्न. आप ओरली भी पार्टनरशिप में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ठीक है, तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट्स. ठीक है, मोटिव प्रॉफिट शेयर करना ज़रूरी है. मतलब आप जब बिजनेस में आ रहे हैं, आप किसी एग्रीमेंट में आ रहे हैं, तो उस एग्रीमेंट का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट्स में शेयरिंग सभी पार्टनर्स को. ठीक है, सो आगे आते हैं. पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द लॉफुल बिजनेस दैट कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. ठीक है, और वो बिजनेस या तो सभी पार्टनर कैरी करें या उनके बिहाफ में कोई एक पार्टनर कैरी करें. फाइन, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप that has been explained to you. Now, partnership is defined by an Indian Partnership Act 1932, Section 4. ये जो डेफिनेशन नीचे दी हुई है ये अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के थ्रू दी गई है. मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन लिखी है. तो अगर आप सेक्शन कोड करना चाहते हैं एग्जाम में, जो कि ज़रूरी नहीं है,
अगर करेंगे तो बेटर है, बट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप सेक्शन कोट कर रहे हैं एंड आप ये बोल रहे हैं कि इट इज़ बीन गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली। बट अगर आप कोट नहीं कर रहे हैं तो मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई है वो भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विथ वन अनदर इंडिविजुअली इज कॉल्ड पार्टनर्स। आपस में क्या बोला जाता है उनको? पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली अ फर्म। सभी पार्टनर्स को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो कलेक्टिवली उनको क्या कहा जाएगा? फर्म, पार्टनरशिप फर्म। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। और जिस नाम के अंडर वो बिजनेस करेंगे उनको क्या कहा जाएगा? फर्म नेम, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सी ध्यान दें, कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। पार्टनरशिप एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउएवर फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट, अगर आप लीगल व्यू पॉइंट देखेंगे पार्टनरशिप का तो कोई लीगल व्यू पॉइंट नहीं है। अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, ठीक है। यहां पर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं है, इनकी कोई लीगल एंटिटी अलग अलग नहीं है। दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये एक ही हैं। इट मीन्स फर्म्स डेट कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लाइबिलिटी। इट मीन्स चूंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं है, तो इसके चलते अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है और उनकी कुछ लायबिलिटीज है जो वो पे नहीं कर पा रही हैं, तो उस केस में पार्टनर्स की एसेट्स को बेच के उन लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। इस कारण से बिजनेस, जो पार्टनरशिप बिजनेस है और जो पार्टनर है वो आपस में अलग नहीं है। सो टर्निंग द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप? तो इसके लिए जो मैंने डेफिनेशन दिखाई थी अपन उस पर आते हैं। उस पर अगर आप डेफिनेशन को रीड करेंगे तो उसमें मैंने ये पांचों पॉइंट उसी डेफिनेशन में कवर कर लिए हैं। तो डेफिनेशन को अगर पढ़े तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज योर पॉइंट नंबर 2 इन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक between two or more person. Two or more person is again point number 1 in essential characteristic. To share the profit, share the profit, point number 4 in essential characteristic of lawful business, lawful business again point number 3 in essential characteristic, that can be carried on by all or any one of them acting for all, point number 5 in essential characteristic. So इसी कारण से मैंने डेफिनेशन को थोड़ा सी मैनिपुलेट करके ये पांचों पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करा दिए हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर अपन डेफिनेशन बनाते हैं तो वो डेफिनेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अपन ने उनको डेफिनेशन में कवर कर लिया। तो अगर वो डेफिनेशन याद हो जाती है तो इन पांचों पॉइंट को आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर अपन इन पांचों पॉइंट को थोड़ा सी इलाबरेटिव वे में समझें तो अपन पहले पॉइंट में आते हैं, टू और मोर पर्सन। There must be at least 2 person to form a partnership. क्या बोल रहा है ये? मिनिमम 2 बंदे चाहिए। क्या एक अकेला बंदा पार्टनरशिप कर सकता है? क्या एक अकेला बंदा अपने आप को पार्टनर बना सकता है? नहीं ना। तो फिर मिनिमम 2 और मैक्सिमम के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो इस पॉइंट में आगे दिए गए हैं, ठीक है। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 person टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सी। तो आते हैं अपन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर बंदा ये 3 को छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल है। आप किससे किससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? माइनर से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसका दिमाग जगह पे नहीं है, जिसका मेंटल, इफ एनीवन इज मेंटली इल,
तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या मेंटली रिटार्डेड है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सी, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, अगर लॉ ने किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि भैया इस बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तो अपन उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर अपन आते हैं तो सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब maximum number of partners in a firm, but the number of partners so prescribed cannot be more than 100। मतलब यहाँ पर लिमिट आ गई। पार्टनरशिप एक्ट ने कोई लिमिट नहीं दी रखी है पार्टनर्स के लिए, बट लिमिट्स किस में है? कंपनीज एक्ट 2013 में लिमिट है कि भैया अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 Wide Rule 10 of the Companies Rule 2014, thus in effect a partnership firm cannot have more than 50 members। ठीक है, कंपनीज एक्ट में क्या बोला? 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला? भैया 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अपन किसको मानेंगे? अपन मानेंगे 50 को, क्योंकि 50 पहले आ जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ पहले लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, 2 और मोर पर्सन समझ में आया। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने हो गए भैया? 50। बैंकिंग कंपनी के रूल थोड़ा सी अलग है, अभी नहीं छोड़ रहे हैं, बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, किसने कहा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। ठीक है, कंपनीज एक्ट ने क्या कहा? कंपनीज एक्ट ने कहा कि 100 से ज़्यादा मेंबर्स मतलब पार्टनर्स नहीं हो सकते, पर कंपनी गवर्नमेंट ने 50 पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो इस कारण से हम 50 पे ही स्टक हो गए हैं। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, याद रखें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी डील। तो पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, दो लोग आपस में बात करेंगे और पार्टनरशिप में आएंगे, तो दैट इज समथिंग एग्रीमेंट। ठीक है, इधर रिटर्न और ओरल, द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप विच मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर फॉर अ पीरियड और एट विल। क्या मतलब हुआ इसका? जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है वो पर्टिकुलरली उनकी रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो पर्टिकुलरली एक वेंचर के लिए हो सकता है, या फॉर अ सर्टेन पीरियड, या एट विल। बोले भैया हमारा जब मन करेगा तब हम पार्टनरशिप तोड़ देंगे। द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अगर ओरल है तब तो कोई दिक्कत ही मतलब कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बट अगर आपने एग्रीमेंट रिटर्न में कराया है, इफ इन केस स्टैम्प पेपर पे, स्टैम्प पेपर क्या होता है वो पता होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आपने स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट कराया है तो उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप एक्ट ने क्या नाम दिया है? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो जितनी भी पॉइंट्स पार्टनरशिप डीड में कवर होते हैं वो सब आपके बिजनेस में काम आते हैं, बिजनेस को रन करने में, लॉफुली एंड पीसफुली रन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं इसी वन, लॉफुल बिजनेस। अ पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड फॉर अ लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप एक लॉफुल बिजनेस के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है। आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते बिजनेस के नाम पे। ठीक है, क्लियर है? आपको कोई भी लॉफुल बिजनेस ही करना है पार्टनरशिप में। नेक्स्ट फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग की बात करूं, रेशियो नहीं, प्रॉफिट शेयर की बात करूं, तो जहां पर भी अपन अकाउंट्स में प्रॉफिट वर्ड यूज़ कर रहे हैं दैट इंक्लूड्स लॉसेज ऑल्सो। तो अगर आप बोल रहे हैं कि भैया प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस कर रहे हो और अगर लॉस होगा तो पार्टनरशिप नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लॉसेस भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट और लॉस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, द एग्रीमेंट बिटवीन या अमंग्स द पार्टनर मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉस ऑल्सो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनर लॉस शेयर करे। देयर मे बी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड दैट द पर्टिकुलर पार्टनर और पार्टनर शैल नॉट बियर द लॉसेस। पार्टनरशिप डीड में आप प्रोविजन डाल सकते हैं कि भैया अगर लॉस होता है, इन केस किसी साल अपने को लॉस होता है तो ये पार्टनर्स एक्सक्लूड है, इनको लॉसेस में कुछ नहीं देना पड़ेगा फर्म को। हाँ, पर प्रॉफिट होगा तो इनको शेयर मिलेगा, होता है ऐसा डिपेंडिंग ऑन द पार्टनर। फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस या तो सभी पार्टनर्स कैरी करेंगे, आपस में सब मिलकर दुकानें बैठेंगे, या ठीक है जैसा भी है, या तो कोई एक पार्टनर सभी के बिहाफ में बिजनेस करेगा। पॉसिबल है, 15 पार्टनर हैं, एक छोटी सी दुकान है, 15 के 15 दुकान में घुस जाएंगे तो कस्टमर कम, ओनर ज़्यादा दिखेंगे,
तो इसके चलते भैया 15 लोगों ने मिलकर किसी एक बंदे को डिसाइड करा भैया तू संभालिए, 2 बंदे को डिसाइड करा भैया तू संभाल दुकानदारी और हमको हिसाब दे देना, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें, कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो बंदा है वो एज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर एंड व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर। तो पहले टॉपिक पे आते हैं, ड्यूटीज़ नहीं है, हटा दी है टेस अग्रवाल जी ने, ठीक है। राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स को रखा है, तो क्या क्या राइट है उनके ये देखते हैं, वर्बली फटाफट देखते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर का राइट होता है बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। पूछ सकता है वो बिजनेस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये उसका राइट है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। पार्टनर बिल्कुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिमांड कर सकता है कि भैया क्या है, दिखाइए आपका हिसाब बही खाता कैसे चल रहा है और उसकी एक कॉपी मुझे भी दीजिए। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज विथ अदर इन द एग्रीड रेशियो। प्रॉफिट में उसका हक बनता है, ठीक है। इफ़ अ पार्टनर एडवांस्ड लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, ही हैज़ द राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट देयर ऑन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसका राइट है कि उसको उस लोन पे इंटरेस्ट मिले, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, उसका राइट है कि वो इंटरेस्ट लेगा उस लोन पे। इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, अगर पार्टनर्स एग्री नहीं करते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं है उनके बीच में, देखेंगे बाद में, तो इन दैट केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट डिसाइडेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एट द रेट 6% पर एनम। साल का 6% उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी द पार्टनर हैज द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, ठीक है, क्लियर है। इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्टनर के पास राइट है कि वो अपने जजमेंट के हिसाब से काम करे, जो उसको सही समझ में आ रहा है वैसा वो करे, और जगह पे जगह अगर लग रहा है खर्चा तो वो अपने जेब से कर सकता है, और उसके बाद फिर उसको इंडेमनिफाई कर दिया जाएगा, उसको रिटर्न कर दिया जाएगा वो अमाउंट। अ पार्टनर इज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई एक पार्टनर डिनाई करता है कि भैया नहीं, मुझे इस बंदे को पार्टनरशिप में ऐड नहीं करना है, मान लो 2 लोग 3 लोग आपस में पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और उनको एक नया पार्टनर, 2 लोग बोलते हैं कि भैया मेरा एक फ्रेंड है जो और पार्टनरशिप ज्वाइन करना चाहता है और तीसरा बंदा उसको एग्री नहीं कर रहा है, उसकी उससे नहीं बनती है, तो वो डिनाई कर रहा है, तो क्या वो चौथा बंदा पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकता है क्या? नहीं। अगर कोई भी एक पार्टनर डिनाई कर देता है, यहाँ मेजॉरिटी नहीं देखी जाएगी, ठीक है, क्लियर है, 50% से ज़्यादा नहीं देखा जाएगा, क्लियर है। कोई भी एक पार्टनर अगर डिनाई करता है कि नहीं मुझे वो पार्टनरशिप में नहीं चाहिए, तो उसको नहीं रखा जाएगा। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक टाइम पीरियड, नोटिस टाइम पीरियड सर्व करने के बाद हर पार्टनर का राइट है कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है, आप कंपलसरी उसको रोक के नहीं रख सकते। इफ़ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस और ही पे अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म दैट पार्टनर्स गेट इन्फिनिफाइड। ऊपर ये पॉइंट रिपीट में है, ऊपर देख चुके हैं अपन, अगर कोई खर्चा करते हैं बेस्ट ऑफ द वे में तो आपको वो रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे आपके पार्टनरशिप डीड के पॉइंट है। टोटल देर आर 20 पॉइंट्स की पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पार्टनर्स बाद में पार्टनर्स के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं जिन टॉपिक्स पे, तो मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। और कुछ कॉमन टॉपिक्स भी हैं, जैसे एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, नेम ऑफ अ पार्टनर, फर्म का नाम, क्या काम है आपका, क्या बिजनेस है, फर्म कहाँ चला रहे हैं आप, कमेंसमेंट कब से पार्टनरशिप चालू करा है आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करेगा फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रेट से दिया जाएगा, रेन्यूमरेशन पार्टनर को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, एसेट्स का वैल्यूएशन किस बेसिस पे होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे किया जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड कितना होगा अपना, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर, ड्यूटीज़ ऑफ राइट्स क्या होगा पार्टनर्स का, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने ड्यूरेशन के लिए होगा, बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, अगर कोई पार्टनर निपट जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, फर्म कंटिन्यू रहेगा कि डिसॉल्व हो जाएगा, या सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे किया जाएगा। तो ये कॉमन पॉइंट्स है, इसको आप रीड कर लें, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा, बहुत इजी पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप कवर करके आगे बढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट अगेन दूसरा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भैया पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस को समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि बहुत केसेस में हमेशा ये जो एक बिजनेस है ये बहुत ही मतलब खराब इम्पैक्ट छोड़ जाता है, बोल सकते हैं आप। ऐसा क्यों, समझिए इस बात को। मान लीजिए आप 2 फ्रेंड्स हैं,
BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, आपने अपनी स्कूलिंग साथ में करी, आपने अपनी कॉलेजिंग साथ में करी, अब एक आइडिया है, दोनों का कॉमन आइडिया है जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं और एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अभी आप छोटे स्केल पे काम करना चाहते हैं, तो आप दोनों के पास मिला के इतना सफिशिएंट पैसा है कि आप आपस में मिलके काम कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। तो आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और पार्टनरशिप में काम करते हैं। अब आपको एक तीसरा फ्रेंड आता है, कॉमन फ्रेंड, वो सजेस्ट करता है कि यार एक काम करो, पार्टनरशिप डीड बना लो, पॉइंट्स लिख लो, जिन पॉइंट्स पे आपको आगे मुद्दा उठ सकता है या बहस हो सकती है तो उसको जॉट डाउन कर लो और उस बेसिस पे काम करना। ठीक है, बेचारा भला आदमी समझा रहा है प्यार से, पर नहीं, हम तो BFF हैं, हमारे बीच में कहाँ से लड़ाई हो सकती है? आज तक के नहीं हुई, पिछले 12 साल की स्कूलिंग में और 3 साल की कॉलेजिंग में, 15 साल में हमने लड़ाई नहीं करी, तो अब कहाँ से लड़ाई होगी? ये सोच के आपने पार्टनरशिप डीड पे काम नहीं करा और कोई पार्टनरशिप डीड बनाए बिना ही आप अपना बिजनेस चालू करें। अब 2 साल 3 साल जब तक के प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे थे बिजनेस में, तब तक के चीज़ें अच्छे से चल रही थी, या दोनों में से कोई एक बंदा कम काम कर रहा था, दूसरा बंदा ज़्यादा काम कर रहा था, तो दूसरा बंदा चलो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है यार दोस्त है, छोड़ चलने दे। पर धीरे 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 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीते, तो जो बंदा ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था और जब प्रॉफिट्स होना चालू हुआ, तो उसके मन में ये आने लगा कि अगर मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, इसको क्यों? तो ये सोच के भी उसने चलो यार दोस्त है करके 2 साल और निकाल दिया। पर एट द एंड ऑफ 7th ईयर बोले नहीं, अब नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? यार काम मैं करता हूँ, हर काम का ध्यान मैं रखता हूँ, पूरी चीज़ें मैं ध्यान में रखता हूँ, और तुम सिर्फ 50% शेयर लेके जा रहे हो प्रॉफिट का। क्यों ऐसा? जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं तुमको शेयर क्यों दूँ? तो यहाँ से मुद्दा चालू होता है और अल्टीमेटली 1 साल 1.5 साल के डिस्प्यूट के बाद अननेसेसरी पार्टनरशिप छोड़नी पड़ती है। और क्यों छोड़नी पड़ती है? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं करा कि भैया अगर ये सर्कमस्टांसेस आते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। अब आप दोनों में से दोनों ही किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग दी पार्टनर। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स। इट इज यूजफुल बिकॉज इट गवर्न्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। भैया अगर डिजॉल्व होता है फर्म और पैसा देना पड़ता है, अपने पास उतना सफिशिएंट फंड नहीं है देने के लिए, तो कौन सा पार्टनर कितना पैसा देगा और कैसे क्या करेगा ये भी बताती है। डिस्प्यूट्स अराइजिंग इफ एनी अमंग द पार्टनर आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और डिस्प्यूट्स को सेटल करने के काम आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? नो, एसेंशियल नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट कहीं पर भी फोर्स नहीं करता है कि आप पार्टनरशिप डीड बना के ही काम करें, नहीं, ऐसा नहीं है। पर बना लेंगे तो सुविधा रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए हैं तो क्या? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ठीक, क्योंकि कोर्ट ये बोलता है कि यार छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में हमारे पास मत आओ, अननेसेसरी कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिस पे रेगुलर डिस्प्यूट्स अराइज होता है, तो उन पॉइंट्स को हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है, तो वो रेफ़र कर लो, हमारे पास आओगे हम भी यही सॉल्यूशन देंगे जो उसमें लिखा हुआ है। तो प्लीज़ उसमें से देख के कर लो काम, फालतू कोर्ट का टाइम और अपना पैसा वेस्ट मत करो। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स हैं ये अपन देखते हैं। फर्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर किया जाएगा? इक्वल रेशियो में शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पे और ना ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाएगा पार्टनर से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। फोर्थ पॉइंट, लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस केस में उस पार्टनर को इंटरेस्ट उस लोन पे दिया जाएगा, दैट इज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो क्या 6% मैक्सिमम है? नहीं, आप 12% भी दे सकते हो, आप 10% भी दे सकते हो, अगर आप लोग एग्रीड हो आपस में तो, या पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो।
और अगर नहीं लिखा है और डिस्प्यूट राइज होता है, कोई पार्टनर लोन दे के बोलता है कि मेरे को तो इंटरेस्ट चाहिए और बाकी पार्टनर अगर मना करते हैं तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा बिल्कुल, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या नहीं हो, लॉसेज में ही क्यों ना हो फर्म, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेन्यूमरेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर को कोई भी रेन्यूमरेशन नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि भैया ओनर कौन है? आप हो, प्रॉफिट किसका है? पूरा के पूरा आप लोगों का ही है, तो फिर ये अलग से रेन्यूमरेशन क्यों? अननेसेसरी, ज़रूरत नहीं है इसकी। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर न्यू एडमिशन, अगर कोई पार्टनर नया ज्वाइन करना चाहता है तो उस केस में अगर एक आध पार्टनर कोई मना कर लेता है तो वो नया पार्टनर ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये कुछ प्रोविजंस है जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, पहला पॉइंट है, इफ ऑल दी पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कैन माइनर बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप? तो हाँ, माइनर कैन बी एडमिटेड। देखिए, अपन ने जब 2 और मोर पर्सन का कंसेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने पढ़ा था कि पार्टीज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पहला पॉइंट था माइनर, माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये अथॉरिटी देता है सभी पार्टनर्स को कि अगर आप चाहो तो आप माइनर को पार्टनरशिप में रख सकते हो, बशर्ते, इसमें एक क्लॉज है, माइनर सिर्फ पार्टनरशिप में एडमिट उसी शर्त पे होगा कि आप उसको सिर्फ बेनिफिट में हिस्सेदारी दोगे। इन शॉर्ट, आप उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी दोगे, लॉसेस में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। ये पॉइंट कोरिलेट करता है आपके प्रॉफिट शेयरिंग में, अगर ध्यान में होगा तो। ठीक है, उसी में जो फोर्थ पॉइंट या थर्ड पॉइंट था प्रॉफिट शेयरिंग का। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, अ पर्सन मे बी एडमिटेड टू एज अ पार्टनर इधर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। ठीक है, सभी के कंसेंट से एडमिट कर सकते हैं पार्टनर को। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है फर्म का, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर, पार्टनरशिप डीड फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन में सिर्फ पहला प्रोविजन इंपॉर्टेंट है आपका और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और चीज़ आई थी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि 2008 में आया गया था। बहुत केसेस में ये हो रहा था कि अननेसेसरी पार्टनर्स को लॉस हो रहा था। किसी मतलब अगर 2-3 पार्टनर है, कोई एक बंदा डिफ़ॉल्ट कर रहा है, फर्जी काम कर रहा है, उस चक्कर में दूसरे पार्टनर्स को भी नुकसान बियर करना पड़ता था। तो जब गवर्नमेंट ने ये देखा तो एक एक्ट लाया और एक और कंसेप्ट लेके आया, दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जनरली हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर आप एलएलपी नहीं बनाते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटीज़ क्या रहेगी? हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। मतलब अगर आपको किसी को 1 करोड़ पे करना है, 2 पार्टनर है, आपने 1 करोड़ का उधार ले रखा है, तो दोनों पार्टनर को आधा आधा पे ऑफ करना पड़ेगा, 50 लाख 50 लाख, चाहे उन दोनों में से बिजनेस किसी के भी कारण बंद हुआ हो या किसी के भी डिफ़ॉल्ट से बंद हुआ हो। समझ रहे हैं आप बात को? बट अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नाम पे रजिस्टर्ड करते हैं तो पार्टनर्स अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर लेंगे, बता देंगे कि भैया हमारी इतनी ही लायबिलिटी है, हम इतने ही तक के पे करेंगे, तो बिज़नेस उस हिसाब से इफ़ेक्ट भी करता है। सामने वाला जो आपका क्रेडिटर है वो आपको उसी टर्म्स पे पैसा देगा कि भैया इनकी लायबिलिटी इतनी है तो इनको इतना ही पे किया जाए क्योंकि ये इतना ही दे पाएंगे। दैट इज़, रीड कर लीजिएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है तो याद करना पड़ेगा, 1 या 2 नंबर के लायक, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक जो बेसिक फंडामेंटल की थ्योरीज थी ये यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे, अपन फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीज़ें आती है और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दी होल लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।